नमस्कार, खबर के खास कार्यक्रम 1 मिनट पूरी रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ कमल कौशिक। आज इस खास बुलेटिन में आपको खबरें रफ्तार से भी दिखाएंगे, विस्तार से भी दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले बात विदेश की कर लेते हैं। अमेरिका ने रूसी युद्धपोत मस्कोवा के 2 यूक्रेनी मिसाइल लगने से डूबने का दावा कर दिया है। ऐसे में माना जा रहा है कि रूस इसके जवाब में यूक्रेन पर अपने हमलों को और भी तेज कर सकता है। रूस यूक्रेन के बीच लगातार युद्ध चल रहा है। इस दौरान युद्ध ने यूक्रेन के कई बड़े शहरों को तबाह कर दिया। दोनों देशों में से कोई भी इस युद्ध में पीछे हटने को तैयार नहीं। इसी बीच अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने रूसी युद्धपोत मस्कोवा के 2 यूक्रेनी मिसाइल लगने से डूबने का दावा किया। जानकारी के मुताबिक रशियन युद्धपोत मस्कोवा डूबी है। मस्कोवा युद्धपोत डूबने के बाद माना जा रहा है कि रूस इसके जवाब में यूक्रेन पर अपने हमलों को तेज कर देगा। काला सागर में तैनात मस्कोवा के बुरी तरह से क्षतिग्रस्त होने की सूचना सामने आई है। ऐसा माना जाता है कि मस्कोवा के डूबने से रूसी सेना को गहरा झटका लगा है। आपको बता दें, शुक्रवार को रूस के रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन के सैनिकों के कथित रूप से रूसी क्षेत्र में आने के जवाब में राजधानी कीव पर मिसाइली हमले तेज करने की बात कही थी। तो रूस क्या वाकई में यूक्रेन पर हमले तेज कर देगा? अगर ऐसा है तो जो युद्ध छिड़ा हुआ है ये अगले अब स्तर पर जा सकता है। देखने वाली बात है कि रूस वाकई में ऐसा करता है या नहीं। अब बात करेंगे कोलंबो की। कोलंबो में महंगाई और बिजली संकट को लेकर सड़क पर अब लोग उतर चुके हैं। सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार और कुशासन के आरोप लगाए गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने श्रीलंका में राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे से इस्तीफे की एक बार फिर से मांग की है। 1 मिनट में देखिए पूरी रिपोर्ट। श्रीलंका में दिनों दिन हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। गंभीर आर्थिक संकट से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं, जिसके चलते एक बार फिर बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। महंगाई बढ़ने और उपयोगी सामानों की कमी को लेकर लोगों ने सरकार के विरोध में राजधानी कोलंबो में प्रदर्शन किया। लोगों का आरोप है कि देश में लगातार ईंधन की कमी है और बिजली संकट का सामना करना पड़ रहा है। वहीं खाने पीने की चीजों की कीमतें भी आसमान छू रही हैं। सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे लोगों ने एक बार फिर राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे से इस्तीफे की मांग की। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार और कुशासन के आरोप मढ़े हैं। श्रीलंका में मौजूदा दौर में आर्थिक हालात इतने खराब हैं कि लोगों के सामने सड़कों पर उतरने की मजबूरी है। गौरतलब है कि श्रीलंका आजादी के बाद से अपने सबसे खराब दौर से गुजर रहा है। महंगाई अपने चरम पर है। डीजल और पेट्रोल की भारी किल्लत है। आप अंदाजा लगाइए, किसी देश में पेट्रोल पंप पर अगर सेना तैनात कर दी जाए तो वहां देश के हालात कैसे होंगे। वाकई में कहा जा सकता है कि श्रीलंका के हालात भयावह हैं। अब बात करेंगे चीन के शंघाई की, जहां पर इन दिनों कोरोना का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। एक बार फिर से कोरोना के मामलों में तेजी देखी गई है। एक बार फिर चीन में कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ गया है, जहां एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग का कहना है कि चीन में एक दिन में 3,400 से अधिक नए मामले सामने आए और इसके अलावा अब तक 20,700 ऐसे मामलों का भी पता चला जिन मरीजों में कोरोना के कोई लक्षण नजर नहीं आए। संक्रमण के अधिकतर मामले शंघाई से आए, जहां पिछले 2 सप्ताह से महामारी को काबू में लाने के लिए लॉकडाउन जारी है। वहीं स्थानीय लोगों में भोजन और स्वास्थ्य सेवाओं की आपूर्ति को लेकर असंतोष बढ़ता जा रहा है। ऐसे में शहर में पहले ही कोरोना संक्रमण की जांच के लिए कई दौर के परीक्षण किए जा चुके हैं। साथ ही संक्रमितों के इलाज के लिए अस्थायी अस्पताल बनाए जा चुके हैं। गौरतलब है कि चीन के वुहान से 2019 में कोरोना का पहला मामला सामने आया था। बाद में कोरोना संक्रमण ने वैश्विक महामारी का रूप ले लिया था। अब एक बार फिर ये उसी क्षेत्र में इतनी तेजी से कोरोना बढ़ रहा है, जबकि बाकी दुनिया ने कोरोना वायरस को लगभग नियंत्रित कर लिया है। हमारे देश भारत में कोरोना कंट्रोल में बेशक हो, लेकिन हमें संभलना होगा चीन को देखकर, खासकर क्योंकि कोरोना का नया वेरिएंट एक्सी भी बहुत संक्रामक है। अब बात करेंगे दक्षिण अफ्रीका की। दक्षिण अफ्रीका के डरबन शहर में बाढ़ का प्रकोप देखने को मिला है, जहां पर लगातार हो रही बरसात के कारण शहर में त्रासदी का माहौल है।
दक्षिण अफ्रीका के डरबन शहर और पूर्वी क्वांजुलू नेटल प्रांत में भारी बारिश और बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। इस बाढ़ के प्रकोप के चलते अब तक 340 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में पूर्वानुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में तूफान के साथ बारिश जारी रह सकती है। लगातार हो रही बारिश की वजह से प्रांत में त्रासदी की स्थिति है। मकान ढह रहे हैं, कई इमारतें भी क्षतिग्रस्त हुई हैं और कई महत्वपूर्ण सड़कें बह गई हैं। साथ ही अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में मृतकों की संख्या और भी बढ़ने की आशंका है, क्योंकि अभी कई परिवार लापता हैं। तो इथेक्विनी के मेयर का कहना है कि डरबन और आसपास के इथेक्विनी मेट्रोपोलियन क्षेत्र में करीब $5.2 करोड़ के नुकसान का अनुमान है। कम से कम 120 स्कूल्स में बाढ़ का पानी घुस चुका है, जिसमें $2.6 करोड़ से ज्यादा के नुकसान होने का अनुमान है। इन कारणों से प्रशासन ने प्रांत में स्कूलों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। तो साउथ अफ्रीका का डरबन शहर इस समय खतरनाक स्थिति का सामना करना पड़ रहा है और साथ ही लोगों के लिए भी बहुत मुश्किलात पैदा हो गई है। अब बात करेंगे वाराणसी की। वाराणसी में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू 2 दिन के दौरे पर रहे, जिनका अब दूसरे दिन का दौरा भी काफी अहम रहा है। उन्होंने आज दौरे के दूसरे दिन काशी विश्वनाथ और बाबा काल भैरव के दरबार में मत्था टेका। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू वाराणसी दौरे के दूसरे दिन बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन करने पहुंचे, जहां पूजा के बाद उन्होंने भव्य और नव्य श्री काशी विश्वनाथ धाम को देखा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि बाबा विश्वनाथ का धाम अद्भुत और दिव्य है। यहाँ आकर असीम शांति की अनुभूति हुई है। इसके बाद उन्होंने काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव के मंदिर में हाजिरी लगाई। वहीं अब उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू चंदौली के पड़ाव स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्थल का भ्रमण करने जाएंगे। स्मृति स्थल में उपराष्ट्रपति पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन पर आधारित 3D फिल्म के साथ ही संग्रहालय को देखेंगे। शाम के समय बाबतपुर स्थित लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल से उपराष्ट्रपति सपरिवार वापस दिल्ली लौट जाएंगे। वहीं उपराष्ट्रपति वाराणसी के दौरे के शुक्रवार की शाम विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती में शामिल हुए। दशाश्वमेध घाट पर उन्होंने सपरिवार मां गंगा का दुर्गाभिषेक किया। करीब 55 मिनट तक हुई गंगा आरती को उपराष्ट्रपति अपलक देखते हुए अभिभूत नजर आए। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का वाराणसी का दौरा उनका काफी महत्वपूर्ण उनके लिए भी था। अब बात करें गुजरात की। गुजरात के मोरबी में भगवान हनुमान के दर्शन हो पाएंगे, क्योंकि मोरबी में भगवान हनुमान की 108 फीट की मूर्ति का अनावरण हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पवन पुत्र हनुमान जी की मूर्ति का अनावरण किया। आज हनुमान भगवान की जयंती है। पूरे देश में इसे धूमधाम से मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर गुजरात के मोरबी में भगवान हनुमान की 108 फीट की मूर्ति का अनावरण किया। पीएम मोदी वर्चुअली इस कार्यक्रम में जुड़े। इस दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और कई नेता कार्यक्रम स्थल पर मौजूद रहे। वहीं पीएम मोदी ने कार्यक्रम के दौरान देशवासियों को संबोधित करते हुए हनुमान जयंती की शुभकामनाएं भी दी। मोरबी के बापू केशवानंद के आश्रम में स्थापित की गई प्रतिमा देश के पश्चिमी दिशा की ओर स्थापित की गई है। मोरबी में विशाल मूर्ति का निर्माण 2018 में शुरू हुआ। वहीं भगवान हनुमान की प्रतिमा को 10 करोड़ रुपयों की लागत से बनाया गया। इस मौके पर पीएम मोदी ने जानकारी दी कि भगवान हनुमान की बाकी 2 मूर्तियों को बनाने का काम जारी है। दक्षिण में रामेश्वरम और पश्चिम बंगाल में स्थापित करने का काम चल रहा है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भी भगवान हनुमान की 108 फुट की प्रतिमा बनाई गई है। पूरे देश भर में हनुमान जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। और बात करें अब हरियाणा की, तो देश भर में हनुमान जयंती तो मनाई जा रही है, लेकिन हरियाणा में भी अब हनुमान जयंती मनाई गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस मौके पर देशवासियों को बधाई भी दी है। तो वहीं प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भी मंदिर में पूजा अर्चना की। जेपी दलाल ने इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खूब तारीफ की। देश में आज हनुमान जयंती मनाई जा रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट के जरिए प्रदेश और देशवासियों को हनुमान जयंती की बधाई दी। वहीं हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल भी हनुमान मंदिर पहुंचे और मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान कृषि मंत्री ने कहा कि आज पूरी दुनिया में संकट छाया हुआ है, दुनिया में उथल पुथल मची हुई है, लेकिन फिर भी हमारे देश का सिक्का पूरी दुनिया में चल रहा है और ये सब हमारे देवी देवताओं की शक्ति के कारण है। वहीं पीएम मोदी की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि देश में पहली बार गरीबों की सरकार आई है। देखिए, पहली बार कोई गरीबों की सरकार आई है।
पहली बार गरीबों को घर बैठे उनको सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना शुरू हुआ है। सारी जनता ने जो आशीर्वाद दिया है हमारे नरेंद्र मोदी जी को, उसी का परिणाम है। आपको बता दें कि देश में जगह जगह हनुमान जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और राजनेता भी देश और प्रदेशवासियों को हनुमान जयंती की शुभकामनाएं दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपने देखा भी किस तरह से 108 फीट की हनुमान जी की मूर्ति का अनावरण भी किया है और देश भर में आज मंदिरों में भी श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। हरियाणा की ही बात करेंगे, रेवाड़ी में भी हनुमान जयंती मनाई गई है। यहाँ तो मंदिरों में श्रद्धालु दूर दराज से भी आए थे, राजस्थान से भी आए, दिल्ली से भी आए और साथ ही यहाँ पर भंडारे का भी आयोजन किया गया था। कैसा यहाँ पर मंदिरों में रहा श्रद्धालु की आस्था का एक नजारा, आइए देखते हैं 1 मिनट में। रेवाड़ी के बड़ा तालाब पर हनुमान मंदिर समेत कई मंदिरों में हनुमान जयंती मनाई गई। देश भर में हनुमान जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। शुक्रवार को मंदिरों में सुंदरकांड और रामायण का पाठ भी किया गया। वहीं शनिवार को भंडारे का आयोजन भी किया गया है। हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में रेवाड़ी के श्री राम सत्संग भवन की ओर से शहर के रामगढ़ रोड पर विशाल हवन यज्ञ किया गया, जिसमें आसपास के गाँव के हजारों लोगों की संख्या में पहुँचने की उम्मीद जताई गई थी और हुआ भी ऐसा ही। श्रद्धालु ने मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना कर हवन यज्ञ में आहुति डाली और भंडारे का प्रसाद भी ग्रहण किया। ये 72 से चल रहा है। शुरुआत के अंदर मैंने 1.25 सेर लड्डू से रोड शुरू किया था। आज 220 टीन घी के लगे हैं और 100 बोरी चीनी की है और बाकी पत्थर 65,000 पत्थर आएंगे दिवाली से मार्केट सीधे। ये पब्लिक दूर दूर से हैदराबाद दूर दराज से यहाँ पर श्रद्धालु मंदिरों में आए थे और सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता भी लगा हुआ था। अब बात करेंगे झज्जर की। झज्जर में बदमाश इतने बेखौफ हो गए हैं कि अब उनको पुलिस वालों का कोई क्या डर नहीं है। सवाल बड़ा है लेकिन जायज भी यहाँ पर जरूर ये पूछा जा रहा है। यही कारण है कि ये बदमाश पुलिस टीम पर भी हमला करने से कतरा नहीं रहे। झज्जर में कैसे बदमाशों ने पुलिस की टीम पर ही धावा बोल दिया, देखिए 1 मिनट की रिपोर्ट में। झज्जर में अपराधी एक बार फिर से बेखौफ हो चले हैं। यही कारण है कि यहाँ ड्यूटी दे रहे पुलिसकर्मियों की टीम को अज्ञात बदमाशों ने गाड़ी से कुचलने का प्रयास किया। गनीमत रही कि पुलिस की टीम इस हमले में बाल बाल बच गई। वहीं जब पुलिस की टीम ने बदमाशों को पकड़ने का प्रयास किया और उनकी गाड़ी का पीछा किया तो बदमाश पुलिस कर्मियों को गच्चा देकर भागने में भी सफल हो गए। रात्रि जो है ना, एक गाड़ी की हमारी जो पेट्रोलिंग थी रात को, उन्होंने गाड़ी को चेक करने की कोशिश करी। जिन्होंने जैसे ही चेक करने के लिए गए तो गाड़ी भगा ली और काफी लंबा इसमें चेज हुआ, चेज में पकड़ नहीं पाए। दरअसल झज्जर सिटी पुलिस ने देर रात शहर के दिल्ली गेट के पास नाका लगाया हुआ था। उसी दौरान रात करीब 2 बजे झज्जर शहर की तरफ से पुलिस को कार आते हुए दिखाई देती है, जिसे पुलिस टीम रुकने का इशारा करती है, लेकिन कार में बैठे बदमाश कार रोकने की बजाय नाके पर तैनात पुलिसकर्मियों को कार से कुचलने का प्रयास करते हैं। अब पुलिस ने इन अज्ञात बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज कर दिया है। पुलिस ने बदमाशों को पकड़ने के लिए कई टीमों का गठन भी किया है। हरियाणा में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है और इसका एक और उदाहरण भी सामने है, उसकी हम बात अब करने जा रहे हैं। दरअसल ये मामला पूरा जींद का है। रोहतक पुलिस और कुछ बदमाशों की जींद में मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान अपराध जांच शाखा रोहतक के एएसआई सुमित को गोली भी लग गई। आखिर क्या है ये पूरा मामला, देखिए 1 मिनट की इस रिपोर्ट में। जींद के पालवा गांव में 2.5 करोड़ रुपए की लूट के मामले में दबिश देने गई रोहतक सीआईए की टीम पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। इस फायरिंग के दौरान रोहतक जिले के एएसआई सुमित बदमाशों की गोली का शिकार हो गए। इस घटना के बाद एएसआई को तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। ये भी आपको बता दें कि रोहतक में 8 अप्रैल को एटीएम में कैश डालने गई कैश वैन से 2 करोड़ 62 लाख रुपए की लूट हुई थी, जिस मामले में छानबीन करते हुए रोहतक पुलिस जींद पहुंची थी। उसी घटनाक्रम की उसी जांच के सिलसिले में आज हमारी टीम सीआईए की टीम उचाना गई थी, जहां पर जब सोर्स के और जो सूचना उसके आधार पर जब एक विशेष इलाके में अपराधियों को पकड़ने के लिए जब घूम रहे थे, जांच कर रहे थे, तो एकदम से इनका चांस एनकाउंटर हुआ अपराधी से। जहां बदमाशों की गिरफ्तारी के बाद ही इस बात का खुलासा हो पाएगा कि दोनों बदमाशों ने रोहतक में हुई करोड़ों रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया था या नहीं।
मामला करोड़ों रुपए की लूट से जुड़ा हुआ है, इसलिए पुलिस पूरी प्लानिंग के साथ पहुंची तो थी, लेकिन बदमाशों ने पुलिस की टीम पर हमला कर दिया है। आने वाले वक्त में पुलिस जरूर इन बदमाशों को पकड़ लेगी और बड़ा खुलासा भी हो सकता है, लेकिन सवाल वही है कि बदमाशों के हौसले इतने बुलंद क्यों हैं? कुरुक्षेत्र में आप देख लीजिए, एक और उदाहरण सामने आ गया। बदमाशों के हौसले इतने बुलंद यहां भी थे कि बदमाश पुलिस स्टेशन में ही किसी पर भी हमला करने से बाज नहीं आ रहे। कुरुक्षेत्र में ऐसा मामला सामने आया है जिसने अब यह सवाल उठा दिया है कि क्या पुलिस थाने में भी कोई सुरक्षित नहीं है। दबंगों की दबंगई की वाकई में इंतहा पार हो गई है। जो बदमाश कल तक पुलिस से छुप छुप कर घटनाओं को अंजाम देते थे, उन बदमाशों के हौसले कुछ इस कदर बुलंद हो गए हैं कि बदमाश अब पुलिस स्टेशन में पुलिस के सामने हमला करने से भी नहीं घबरा रहे। कुरुक्षेत्र में दो बदमाशों ने प्रदीप नाम के युवक की ओर से थाने में दोनों के खिलाफ शिकायत देने पर प्रदीप पर पुलिस स्टेशन में ही जानलेवा हमला बोल दिया। हालांकि बदमाशों के हमले के बाद पुलिस ने दोनों के दोनों बदमाशों को मौके पर पकड़ लिया, लेकिन प्रदीप पर हुआ हमला इतना जोरदार था कि युवक बुरी तरह से लहूलुहान हो गया। युवक की गंभीर हालत को देखते हुए उसे कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज करनाल रेफर किया गया। वहीं घटना ये बताने के लिए काफी है कि बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद हो चुके हैं। इतना ही नहीं, पुलिस स्टेशन में हुई ये घटना कई तरह के सवाल भी खड़े कर रही है। इसकी तो पहले लड़ाई होगी थी बाबू, दोनों की लड़ाई होगी कुत्ता। तो क्या मारे? तो आपने देखा कि पुलिस थाने में ही बदमाश अब हमला करने से कतरा नहीं रहे। ऐसे में पुलिस को सोचना चाहिए, मंथन करना चाहिए कि आपका डर क्या बदमाशों में खत्म हो चुका है। यमुनानगर की बात करें तो एक निजी पैलेस के बाहर यहां पर भी एक नेता के बेटे की करीब 12 हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। अंदाजा अपराध का लगाइए कि कहां से कहां पहुंच गया हरियाणा में। और साथ ही यह भी जानकारी मिली है कि 3 अन्य जो साथी थे मृतक के, उनको भी गोलियां मारी गई है, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। 1 मिनट में देखिए पूरी रिपोर्ट। यमुनानगर का जगाधरी उस वक्त गोलियों से दहल उठा जब गैंगवार में एक युवक की मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक यमुनानगर के जगाधरी पैलेस में गैंगवार के दौरान जिस युवक की मौत हुई है, वो युवक कांग्रेस के दलित नेता राजेंद्र वाल्मीकि का बेटा जानू है। गैंगवार में जानू के सिर पर 2 गोलियां लगी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। वहीं घटना में 3 लोग गोली लगने से गंभीर तौर पर घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। मौके से 10 खोल बरामद किए गए, जबकि एक मैगजीन भी मिली है। अब यहाँ सवाल ये भी उठता है कि क्या इससे पहले जानू पर जो हमला हुआ था, इस बार भी जानू पर उन्हीं लोगों ने हमला किया? क्या पहले हमले के दौरान पुलिस इस मामले को गंभीरता से नहीं ले पाई, कार्रवाई नहीं की गई? और अगर कार्रवाई की जाती तो क्या जानू की जान बच जाती? सबके बीच सबसे अहम सवाल यही है कि आखिर जानू की हत्या किसने और क्यों की? हत्या का ये हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। रंजिशन ये हत्या हुई है, ये तो आशंका जताई गई है, लेकिन ये आरोपी कौन थे और असल में इनकी मंशा क्या थी, ये पुलिस के लिए भी एक सवाल बड़ा चुनौती बन चुका है। पुलिस को जल्द से जल्द इस मामले में कार्रवाई करनी ही होगी। अब बात करेंगे फरीदाबाद की। फरीदाबाद में ऐसा लग रहा है कि मानो किसी ने गड्ढे ही गड्ढे खोल दिए हो, और जहां पर सीवरेज के मेन होल में भी एक बच्चा गिर गया था, अब 10 साल का बच्चा 12 फीट के गड्ढे में गिर गया। हालांकि आसपास के लोगों ने सीढ़ी लगाकर इस बच्चे को बाहर निकाल लिया। फरीदाबाद में एक बार फिर से बच्चे के गड्ढे में गिरने की घटना सामने आई है। दरअसल फरीदाबाद के सैयदपुर वार्ड नंबर 25 में चेतन मार्केट में पानी की पाइप डालने का काम चल रहा था। इसी के चलते 10 से 12 फीट का गड्ढा खोदा गया था। 10 साल का बच्चा इसी गड्ढे के नजदीक से निकल रहा था और इसी दौरान पैर फिसलने की वजह से बच्चा इसी गड्ढे में जा गिरा। जब बच्चे के गिरने के बारे में आसपास के लोगों को मालूम हुआ तो लोगों ने सीढ़ी लगाकर बच्चे को गड्ढे से किसी तरह निकाला। गड्ढे में गिरने से बच्चे को काफी चोटें भी आई है। बड़ी बात यह भी रही कि यहाँ प्रशासन की लापरवाही भी साफ साफ देखी गई, क्योंकि गड्ढे के आसपास सेफ्टी के कोई भी इंतजाम नहीं थे। किसी तरह का कोई भी साइन बोर्ड नहीं लगाया गया था। स्थानीय लोगों का भी ये कहना था कि प्रशासन ऐसे ठेकेदारों पर कार्रवाई क्यों नहीं करता है। आपको बता दें कि बीते 20 दिनों में ये इस तरह की छठी घटना है। इन घटनाओं को देखते हुए ये जरूरी है कि प्रशासन इस काम में लगे हुए ठेकेदारों को जरूरी निर्देश दे। आने वाले वक्त में कोई भी व्यक्ति इस तरह के हादसे का शिकार ना हो, इसलिए ये जरूरी भी है।
अब सवाल वही है कि आखिरकार इस तरह के ठेकेदारों पर कार्रवाई होती भी है या नहीं होती है, या प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है? क्योंकि अगर कोई भी बड़ा हादसा कहीं पर भी हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अब बात नूह की करेंगे। नूह में लोगों की प्यास बुझाने के लिए कागजों में भले ही जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग पानी की तरह पैसे बहा रहा हो, लेकिन धरातल पर सच्चाई क्या है? 1 मिनट की रिपोर्ट जरूर पोल खोल देगी। हर घर जल योजना पर नूह में हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और इसके लिए राज्य सरकार को सम्मान भी मिला है। लेकिन हरियाणा के सबसे पिछड़े जिले माने जाने वाले नूह के लोग आज भी पानी की बूंद बूंद के लिए तरसते नजर आए हैं। नूह जिले के लोग एक टैंकर 1000 से 1500 रुपए में खरीद कर अपनी प्यास को बुझा रहे हैं। इस टैंकर के पानी को पीने, कपड़े धोने और पशुओं की प्यास बुझाने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। हर घर को प्रति महीने 3000 रुपए का पानी खरीद कर अपनी प्यास बुझानी पड़ती है। इंतजाम जी बहुत बुरा हाल है जी। इतना मौसम गर्मी का है, रोटी भी ना मिले तो भी गुजारा हो जाए, लेकिन पानी के बगैर गुजारा नहीं होता है। जिले में दर्जनों टैंकर माफिया हैं जो घरों में पानी पहुंचाकर मोटी कमाई भी कर रहे हैं। सबसे खास बात यह भी है कि इन टैंकर्स माफिया ने अवैध रूप से बोरवेल भी किए हुए हैं, जहां से टैंकर्स को भरकर घरों में बने टैंक में खाली करते हैं। ये कहानी जिले के एक गांव की नहीं बल्कि सैकड़ों गांव की है, जहां आज भी खरीद कर टैंकर के पानी से घर का गुजारा चल रहा है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। सरकार के दावे जरूर बड़े हैं, लेकिन क्या इस धरती पर उतर रहे हैं? अधिकारियों को खास तौर पर ध्यान देना चाहिए कि क्यों पानी की किल्लत से लोग जूझ रहे हैं। अब बात गुरुग्राम की करेंगे। गुरुग्राम पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जिला पुलिस ने अंतर्राज्यीय ठग गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार किए हैं। गुरुग्राम पुलिस ने एक शातिराना गिरोह को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने अंतर्राज्यीय ठग गिरोह के 4 सदस्यों को पकड़ा। ये आरोपी कार चालकों को झांसा देते थे और उसके बाद उनकी गाड़ी में रखे सामान को चोरी कर मौके से फरार हो जाते थे। चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए ये आरोपी कर्नाटक से कभी फ्लाइट तो कभी ट्रेन से गुरुग्राम आया करते थे। का गिरोह सक्रिय था हमारे यहाँ, जो लोगों की गाड़ियों के पास सिक्के गिरा देते थे और ड्राइवर को कहते थे कि भी तुम्हारे पैसे गिर गए, उसका ध्यान उधर लगा के भटका के और उसके जो गाड़ी में बैग वगैरह होते थे उनको उठा लेते थे। बड़े ही शातिराना तरीके से वारदात को अंजाम देने वाला ये गिरोह अब पुलिस की गिरफ्त में है। ये आरोपी चोरी किए सामान को कर्नाटक और तमिलनाडु में जाकर बेचते थे। बहरहाल पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर 2 गोल्ड के कंगन और 2 डायमंड के साथ साथ नकदी भी बरामद की। जाहिर तौर पर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, लेकिन आने वाले वक्त में और भी खुलासे इस मामले को लेकर हो सकते हैं। फिलहाल 1 मिनट की पूरी रिपोर्ट में आज के इतना ही। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए खबरें अभी तक, क्योंकि खबरों का सिलसिला ब्रेक के बाद भी लगातार जारी है।